आत्मियों को पितरों के अनुग्रह वरदान। सन 1667 की दिसंबर की ठंडी रात्रि थी। श्रीमती एकले हडसन नदी के किनारे स्थित अपने मकान की बालकनी में खड़ी अपने पति को रवाना होते हुए देख रही थी। यह वही विक्टोरिया कालीन मकान था जो वर्षों से खाली पड़ा था। झूठ हो या सच, प्रायः हर व्यक्ति यह कहता था कि इस भवन में भूत निवास करते हैं। एक दिन खेत जाते समय श्री एकले की नज़र इस पर पड़ी। वे इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। वे प्रतिदिन यह विचार करते कि इतना भव्य मकान वीरान पड़ा है केवल इसलिए कि लोग इसे भूत बड़ा समझ बैठे हैं। रोज़ इसे खरीदने का ये विचार करते और अंततः इसे एक दिन उन्होंने कार्य रूप में परिणत कर दिया। मकान उन्होंने स्वयं खरीद लिया। उसी रात्रि श्रीमती एकले को ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उनके बहुत समीप खड़ा है, इतना समीप कि उसकी सांसें उसकी गर्दन को स्पर्श कर रही हैं। भूतों से संबंधित सभी कल्पनाएं उनके मस्तिष्क में घूम गई। वह भयभीत होकर वे वहाँ से जैसे तैसे भागने को पीछे मुड़ी। उन्होंने देखा कि एक छाया उनके मार्ग में खड़ी है। इस छाया से क्षीण ध्वनि फूटी, तुम डरकर भागो नहीं। अभी तक जितने भी व्यक्ति इस घर में आए हैं भयभीत होते रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य मनुष्यों की सहायता करना, उनसे सहानुभूति अर्जित करना। इन शब्दों से श्रीमती एकले को साहस मिला। वे आश्वस्त हुई और बोली, आप लोग कौन हैं, कितने व्यक्ति हैं और इस रूप में क्यों आपको भटकना पड़ रहा है? छाया ने जवाब दिया कि हम लोग 3 व्यक्ति हैं जो तुम्हारे वंश के ही हैं। तुम्हारा यहाँ आना एक संयोग मात्र नहीं है। हमारे द्वारा एकलों की दी गई विचार रूप में प्रेरणा ही तुम्हें यहाँ लाई है। मरणोत्तर जीवन में एक योनि ऐसी होती है जिसमें उच्च अशरीरी आत्माएं सहायक आत्माओं के रूप में सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती रहती है। वह सभी की सहायता करती है। जब इस मकान को भूतहा ठहरा दिया गया तो हमने उचित समझा कि तुम्हें यहाँ बुलाया जाए। श्रीमती एकले काफ़ी देर तक अपने वंशज पितर के से बात करती रही। बात का विषय मोड़ तथाकथित प्रेत ने हडसन नदी के दृश्य की सुंदरता की चर्चा आरंभ कर दी। वह श्रीमती एकले उसे इतना दत्तचित्त हो देखने लगी कि उन्हें स्मरण ही नहीं रहा कि कब वह छाया वहाँ से चली गई। बहुचर्चित घटना जो उन दिनों अखबार की सुर्खियों का विषय बनी, रीडर्स डाइजेस्ट के मई 1877 अंक में छिपी है। वह इसमें इस प्रथम साक्षात्कार के बाद इन सहयोगी आत्माओं से मिले कई अनुदान की चर्चा है। ऐसी घटनाएं आज के मनुष्य को जो भौतिकवाद में डूबा पड़ा है, मरणोत्तर जीवन की सच्चाई से अवगत कराती है। एक उच्च श्रेणी देवता की होती है, वह एक निचली श्रेणी प्रेत की। इन दोनों के मध्य पितर योनि होती है, ऐसा हमारे शास्त्रकारों का मत है। इनके प्रति श्रद्धा का अर्थ इनसे सहयोग एवं शुभकामनाएं प्राप्त करना है, इनसे भयभीत होना नहीं। डरावनी या घिनौनी प्रकृति के भूत प्रेत कम ही होते हैं। अतृप्त आकांक्षाओं व वासनाओं वाले भूत प्रेत ही मनुष्यों को परेशान करते हैं। इन अशरीरी आत्माओं का अस्तित्व सिद्ध करने वाली घटनाएं एक तथ्य निश्चित ही स्पष्ट करती है। वैज्ञानिकों का यह कथन है कि मरने के बाद जीवन समाप्त हो जाता है, गलत है। इन पितरों का अस्तित्व सिद्ध करने के विषय में भारतीय दर्शन अतीत काल से अपनी मान्यताएं प्रतिपादित करता आया है, पर जब तक इस तरह की प्रमाणिक घटनाएं घटती है तब तक स्वाभाविक तौर पर भौतिकवादियों को मरणोत्तर जीवन आस्तिकता धार्मिकता के पग में सदगति देना पड़ती है। एकले परिवार ने पड़ोसियों की आशा के विपरीत उस घर में ही बने रहने का निर्णय लिया। आए दिन घर में किसी न किसी सदस्य की भेंट इन अदृश्य आत्माओं से होती रही। वह अपनी सहायक मनोवृत्ति का परिचय देती रही। कई बार ये पितर मजाक के मोड में होते हैं। हाथ से मुंह में जा रहा नाश्ता कोई अज्ञात छाया मुंह में झपट लेती एवं सब एक साथ हट पड़ते। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सिंधियों से विशेष लगाव था। जो एकले की बड़ी पुत्री थी,
यदि वह पढ़ाई हेतु सवेरे नियत समय पर न उठती तो उसका बिस्तर जोरों से हिलने लगता। जब तक वह सुबह उठकर बैठ न जाती बिस्तर हिलता रहता। छुट्टियों में सिंधियों ने सोते समय प्रार्थना की, कृपया मुझे देर तक सोने रहने देना। आत्मा ने बात मान ली। वो काफ़ी देर तक थकी हारी सिंधिया सोती रही। सिंधिया ने अक्सर एक राजकालीन वेशभूषा में घूम रही महिला की छाया को अपने कमरे में देखा। सन 1967 में सिंधिया के विवाह के बाद श्रीमती एकले ने कमरे में प्रवेश करते ही आवाज़ सुनी, हमारी ओर से भी सिंधिया के लिए कुछ भेंट है जो आशीर्वाद स्वरूप उसे दे देना। उन्होंने एक अलमारी खोली। वह उसमें एक सुंदर नक्काशी किया चांदी के चम्मचों का जोड़ा पाया। सिंधिया को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो औरों की भेंटों के साथ ही उन्हें अपने पितरों से सोने की अंगूठी भी मिली। यह घटना न पितरों द्वारा एकले परिवार को आत्मीयतावश दी गई सहायता एवं सहानुभूति दर्शाती है, वे उस परिवार द्वारा इनके प्रति दी जाने वाली श्रद्धा का महत्व प्रतिपादित करती है। मृत व्यक्ति द्वारा आत्मियों से संपर्क की प्रतिपादक एक अन्य घटना मृत्यु के पश्चात मनुष्य जिंदा रहता है में SPR की रिपोर्ट के उद्धृत करते हुए पादरी CS ड्विडेल ने दी है। आयोवा नगर में रहने वाले एक किसान श्री मिकाइल कोनले की मृत्यु हो गई। मिकाइल बड़ा संपन्न व्यक्ति था पर वह हमेशा गंदे कपड़े पहनता था। उसकी मृत्यु भी गंदे कपड़ों में ही हुई। एक कमीज 2 महीनों से नहीं धोई गई थी। पहले उसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई। इस मृत्यु की जांच करने वाले अफसर ने शव को देखकर कहा, इसके पुराने कपड़े तो यहीं मुर्दा घर में फेंक दिए जाए और इसे साफ कपड़े पहनाकर मेरे घर भेज दिया जाए। किसान के बेटे ने ऐसा ही किया। सफ़ेद कपड़े पहनाकर लाश अफसर के घर भेज दी। लड़का जैसे ही अपने घर लौटा कि बहन बेहोश पाई। काफ़ी देर बाद होश में आने पर उसे बताया कि मैं अभी अभी पिताजी को साफ कपड़ों में देखा। वे कपड़े वे कभी नहीं पहनते। वे मुझसे कह रहे हैं मेरी पुरानी कमीज मुर्दा घर में पड़ी है, उसमें कुछ बिल और रुपए हैं। लड़की ने इस बयान को घर और पड़ोस वाले ने भी तब तो बकवास कहा, पर जब लड़के ने बताया कि हाँ सचमुच ही उसके पुराने कपड़े उतारकर मुर्दा घर में फिकवा दिए गए हैं तो उन्होंने लोगों की आतुरता भी बढ़ी। लोग मुर्दा घर गए। कमीज उठाकर देखी तो उसके भीतर बड़ी सावधानी से एक थैली सी हुई थी। उसमें बिल भी थे और रुपए भी। इस घटना से सभी आश्चर्यचकित रह गए और वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने माना कि मृत्यु के पश्चात भी चेतना अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ जीवित रहती है तथा आत्मियों से संपर्क कर उन्हें आवश्यक सूचनाएं देकर लाभ पहुंचाती है। ये पितर आत्माएं अपने स्वजन आत्मियों के अनुराग आकर्षण तो रखती है, किंतु हीनता दुष्टता से मुक्त होने के कारण उनका यह अनुराग भोग वासना परक नहीं अपितु सहायता परक होता है। भोग के लिए उत्सुक वासना की आग से उत्तप्त मृतात्माएं तो स्वजनों को अपनी छिछोरी चेष्टाओं से अंकित करती है और उनकी चेष्टा पर दबाव डालकर उन्हें अनुचित क्रियाकलापों के लिए बाध्य करती दिखी जाती है। ये दुरात्माएं कुत्सित दुर्भिलाषाएं भी पालती है। हमारा अमुक प्रियजन रुग्ण होकर मर जाए और अकाल मृत्यु तथा प्रेत आवेश के कारण हमारी ही बिरादरी में खींच आए तो हम गर्हित वासना भोग की कल्पना साथ साथ कर सके। सत्संस्कारा संपन्न पितर आत्माएं भी आत्मियों के संपर्क की इच्छुक रहती है, किंतु उनका उद्देश्य भूतों से सर्वथा विपरीत रहता है। वे सत्परामर्श एवं विवेकपूर्ण मार्गदर्शन देकर सच्चे सात्विक अनुराग का परिचय देती है। अनसुनी चेतावनी। स्कॉटलैंड का राजा जेम्स चतुर्थ इंग्लैंड पर प्रायः आक्रमण कर बैठा। अंतिम आक्रमण के बाद उसे एक पूर्वज की अदृश्य आत्मा का आभास रूप में दिखाई पड़ी। उसने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा, भविष्य में तुमने कोई और आक्रमण किया तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने उस चेतावनी की अपेक्षा कर दी और अगला आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप वही हुआ। युद्ध स्थल में ही उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी ही घटना फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ की है। सम्राट हेनरी चतुर्थ एक दिन सायंकाल अपने राजोद्यान में भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते थोड़ा
आगे बढ़ जाने से लौटने में देर हो गई। सूर्य डूब गया, झुरमुट हो गई। एक प्रकाश जैसी छायाकृति उन्हें सामने और अपने आसपास चक्कर ही काटती दिखाई दी। हेनरी पहले तो कुछ झिझके पर शीघ्र ही संभल गए और पूछा, कौन हो? छाया बोली, मैं तुम्हारा शुभेच्छु और आत्मीय हूँ। यह बताने आया हूँ कि तुम्हारी हत्या का षड्यंत्र रचाया जा रहा है। शीघ्र ही मार दी जाओगे और बचाव का अभी कोई प्रबंध कर लो। उत्सुकतावश हेनरी ने पूछा, आप प्रेत क्यों हुए? यह बात शरीर न होने पर कैसे जान पाए? क्या आप मेरे षड्यंत्रकारी को मार नहीं सकते? इस पर प्रेत ने उत्तर दिया, शरीर की मृत्यु हो जाने पर भी इच्छा शरीर उत्तेजित बना रहता है। यही हमारी स्थिति है। अधिकांश प्रेत अपने लोगों का भलाई करने की सोचते हैं। हम आपके षड्यंत्रकारी को जानते हैं, जो आपकी हत्या करना चाहता है। उन्हीं की चेतावनी देने हम आए हैं। यह कहकर वो छाया वहाँ से अदृश्य हो गई। हेनरी चतुर्थ ने अपने सभी दरबारियों को यह घटना सुनाई तो सब लोग हंस पड़े और बोले, श्रीमान जी, आपने दिवा स्वप्न देखा है। आपकी हत्या भला कौन करेगा? किंतु सारे फ्रांस और संसार में ने सुना कि उसके कुछ ही दिन बाद उसकी सचमुच हत्या कर दी गई। भयानक आकृति की प्रेतात्मा ने भला किया। इससे भिन्न एक घटना यह है, इंग्लैंड की डफरिन और आवा रियासतों के सामंत लॉर्ड गवर्नर जनरल रोम के राजदूत रहने का भी उन्हें सौभाग्य मिला था। सन 1961 में वे पेरिस के राजदूत नियुक्त हुए। एक दिन उन्हें एक मित्र ने आयरलैंड में एक दावत दी। रात के 12 बजे तक भोज चला। इसके बाद उनके लिए अत्यंत सजे हुए एकांत कमरे में विश्राम की व्यवस्था कर दी गई। लॉर्ड डफरिन अभी लेटे ही थे कि सारा कमरा एकाएक तीव्र प्रकाश से भर गया। यो उस दिन पूर्णमासी थी। बाहर चंद्रमा पूरे वेग से छिटक रहा था, तो भी कमरे के सभी दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दा पड़ा। भीतर प्रकाश आने की कोई संभावना नहीं थी। बल्ब बुझे हुए थे। लॉर्ड डफरिन को आशंका हुई। वे उठे, सब तरफ देखा, कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर लेटे ही थे कि वह पहली जैसी तीव्र प्रकाश अनुभव हुआ। उन्होंने अच्छी तरह परखा, वे जाग रहे और होश में हैं। फिर खड़े होकर खिड़की में झांककर देखा तो कुछ ही गज की दूरी पर एक आकृति कंधे पर 100 ढोने के कटघरे जैसा बोझ लिए दिखाई दी। वह करा रही थी। लगता था बोझ भारी है, उसे जाने में कष्ट हो रहा है। उन दिनों प्रयोगशाला के लिए शवों की बड़ी आवश्यकता रहती थी। वैज्ञानिक मुंह मांगे दाम देते थे। इसलिए फ्रांस के मुर्दों की चोरी की एक हवा चल पड़ी थी। डफरिन ने सोचा, कोई मुर्दा चोर है, तो साहस करके वे आगे बढ़े और पास पहुंचते ही ललकार पूछा, कौन हो? आकृति ने उसकी ओर थोड़ा घूम कर देखा तो वे स्तब्ध रह गए। इतना भयानक चेहरा लॉर्ड डफरिन ने पहले कभी नहीं देखा था। तो भी उन्होंने साहस किया और आक्रमण के लिए जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, वह आकृति वही अंतर्ध्यान हो गई। न कोई व्यक्ति था, न कोई बोझ। टार्च के सहारे दूर तक देखा, पृथ्वी पर चिन्ह भी नहीं थे। लॉर्ड डफरिन कुछ डरे। यह एक अविस्मरणीय घटना थी। वे कमरे में लौटे और उसी समय जो कुछ देखा था वैसे ही डायरी में नोट कर लिया। फिर वे रात भर सो नहीं सके। कुछ दिन में बात आई गई हो गई। कुछ वर्ष बीते। लॉर्ड डफरिन तब पेरिस में राजदूत ही थे। एक दिन सभी राजनीतिक व्यक्तियों को भोज दिया गया। पेरिस में ग्रांड होटल के उसका प्रबंध किया। समय पर सब लोग होटल के समीप इकट्ठे हुए। ऊपर होटल तक ले जाने के लिए लिफ्ट तैयार की गई। वरिष्ठ होने के नाते वह सब लॉर्ड डफरिन की प्रतीक्षा में थे। नियत समय पर जैसे ही वे उस लिफ्ट के पास पहुंचे, वर्षों पूर्व देखी हुई वही भयानक आकृति वहां उपस्थित पाई। उस दिन की सारी घटना एक सेकंड के मस्तिष्क में नाच गई। वे पीछे हट गए। अपने सेक्रेटरी से भोज में सम्मिलित होने से इनकार करते वे लौट पड़े। सीधे होटल के मैनेजर के पास जाकर पूछा, लिफ्ट पर किसे नियुक्त किया गया है? जब तक वह कोई उत्तर दे, एक धड़ाम सी आवाज़ आई। सब लोग लिफ्ट की ओर दौड़े। देखा लिफ्ट बीच में ही कटकर टूट गई है। सारे सवार
अतिथि गिरकर बुरी तरह घटनाग्रस्त हो गए। डर्फिन ने अतिरिक्त सभी लोग मर चुके थे। यह समाचार फ्रांस के सभी समाचार पत्रों में छपा और यह स्वीकार किया गया कि भूत की सत्ता सचमुच कुछ न कुछ है। उसका विज्ञान कुछ भी होगा। लुई आंसियर द्वारा यह घटना रीडर्स डाइजेक्ट पत्रिका में भी छपी थी। उस भयानक आकृति के प्रेतात्मा का डफरिन और आयरलैंड के 100 ढोने वाले बक्सा ले जाते जैसी अशुभ स्थिति में दिखने पर भी उसका अनिष्ट न करना इस अनुमान को बढ़ाता है कि दूसरों के लिए वह कितना भी अशुभ रहा हो, किंतु डफरिन के प्रति उसके मन में आत्मीयता का कोई कोना सुरक्षित था। पेरिस के ग्रांड होटल में वह छाया रूप में ही लिफ्टमैन के निकट विद्यमान रहा होगा और लोगों को वह भयानक आकृति नहीं दिखी। नियमित ड्यूटी वाला लिफ्टमैन ही दिखा, मात्र लॉर्ड डर्फिन को वह भयानक पुरुष दिखा। इसका अर्थ यह है कि वह अपनी भयानक गतिविधियों के प्रकृतिवश जुटा रहकर भी डफरिन को मुख्य चेतावनी देना चाहता था। कहीं प्रेतत्व विद्या विशारदों के अनुसार वह कोई लॉर्ड घराने का ही क्रूर कर्मी पूर्वज रहा होगा, जिसे मृत्यु के बाद भी ऐसे ही कठोर दायित्व सौंपे गए। श्री लेडबिटर ने भी इस इंडिविजुअल हेल्पर्स में लिखा है, जिस आत्मा के जो कार्य अधिक अनुकूल होते हैं उन्हें परलोक में वे वैसे ही दायित्वों को निर्वाह का प्रशिक्षण देकर फिर वैसे ही भूमिका सौंप दी जाती है। अपनी सीमा में बंधे हुए भी उस क्रूरकर्मी पितर ने डफरिन को चेतावनी देकर उसका हित ही साधा। डफरिन के उस मुख चेतावनी या गुप्त संकेत पूर्व आभास को समझ लिया और उसकी अपेक्षा नहीं की। इससे वे लाभान्वित हुए। जो उस आकृति के भयानक दृष्टि भी इतनी अधिक थी कि डफरिन का सहम जाना अनिवार्य ही था।